हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और जिस प्रकार से हमने बताया था कि भाई ये जो भी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये बुक महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक बुक भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एक होता है कि भाई ये सारे एग्ज़ामों के लिए जो बेसिक जो अपनी हिंदी व्याकरण है, जैसे राजस्थान एसआई ले लो या फिर एलडीसी ले लो या फिर कई सारे जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ, वो भी इससे क्लियर कर सकते हो। तो इससे कई सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित होते हैं। और तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कल हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो भी आपके माइंड में रहे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहला अध्याय हमारा ये रहा था कि भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। क्या रहा? भाषा व्याकरण और एवं लिपि का परिचय। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई मानव का जो विकास है उसमें भाषा एक जो संप्रेषण है, यानी कि जो उसका वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है, उसका जो माध्यम है वो रहा है। और भाषा से हम अपने विचारों, भावना, संदेश, सूचनाओं को साझा करते हैं और दूसरे व्यक्ति भी अपने से साझा करता है। तो इस हिसाब से एक भाषा एक माध्यम है जो कि अपने इमोशंस, इंफॉर्मेशंस और जो ये सारी चीज़ें जो भी वो एक दूसरे से साझा करते हैं। और हमने पढ़ा था कि भाई वो इसकी जो सूत्र भाषा है वो कौन सी रही है? संस्कृत इसकी सूत्र भाषा रही है, यानी कि सबकी जननी रही है। जो हिंदी की जो भाषाओं की जो जननी है, जिससे कई सारी भाषाएं निकली है, उसकी कौन सी रही है? संस्कृत। और राजभाषा के बारे में बात की, जो हिंदी है हमारी, वो कार्य जो राजकार्य है उसमें उपयोग में ली जाती है, इसलिए इसको राजभाषा कहते हैं। और भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला मौखिक के बारे में बात की थी, दूसरा लिखित, और एक सांकेतिक भी होता है, लेकिन इसमें मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं। और वहीं अगर हम बोली की बात की हमने कि भाई बोली क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा की। और बोली किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है उसके विकास में भी इसका योगदान होता है। जैसे कई प्रकार की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। और भाषा के भेद के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, जिसमें हमने मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और इसी के साथ ही हमने भाषा और बोली के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने इनके दोनों के जो भाषा भाषा का एक व्याकरण होता है, भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, और भाषा में जो एक लिपि होती है भाषा की, और बोली में वो सीमित क्षेत्र में होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। तो ये इस संबंध में ये एक जो कहावत है वो प्रचलित है। और जिस प्रकार से हमने बोली को पढ़ा कि भाई इसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती है और इसका कोई व्याकरण भी नहीं होता है और कोई शब्दकोश नहीं होता है, जबकि एक भाषा में एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो बोली है वो आगे जाकर कई टाइम के बाद एक भाषा भी बन सकती है, उसमें भी एक व्याकरण हो सकता है, उसमें भी एक शब्दकोश विकसित होने के बाद वह भी एक भाषा बन सकती है। तो जैसे कि जो हिंदी का विकास हुआ, पाली प्राकृत, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद जो हिंदी का जो आपने देखा है वो विकास हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी की जो बोलियां हैं, क्या पढ़ेंगे? हिंदी की जो बोलियां हैं। तो हिंदी की बोलियां, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी केवल खड़ी बोली यानी कि मानक भाषा का ही विकास विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य बोलियां भी समाहित की जाती है। हमारे कई हिंदी के विद्वानों के द्वारा ये कई सारी जो बोलियां हैं उसमें कहते हैं भाई इस इनसे भी हिंदी का विकास होता है। तो देखो, पूर्वी हिंदी यानी कि जो पूर्वी भारत में बोली जाने वाली, जैसे अवधी हो गई, जैसे बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं ये, इसमें बोलते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, और बघेली जो कि एमपी का जो छत्तीसगढ़ का भी भाग है इसमें, एमपी और छत्तीसगढ़ का, और अवधी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग है। और वहीं अगर पश्चिमी हिंदी के बारे में बात करें तो इसमें आती है खड़ी बोली और ब्रज आती है,
ब्रज बोलते हैं यहाँ पर मथुरा उस साइड में, और बांगरू जो कि हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। वही बुंदेली जो एमपी के साइड, और कन्नौजी जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये क्या बोलियां हैं जिनसे जो हिंदी है उसका विकास होता है। और वही अगर अगर बिहार की बात करें तो इसमें प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी। झारखंड, बिहार, इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें देखो मगही आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी। और ये सारी कई सारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भाई निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली में सम्मिलित नहीं है, तो 3 का दे दिया, और इसमें एक खड़ी बोली दे दी, और 3 ऑप्शन ये दे दिए। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। वही राजस्थानी राजस्थानी की बात करें तो बिहारी की हमने बात कर ली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, इनको याद करना ज़रूरी है। तो ये क्षेत्र वही समझोगे आपके अवधि अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या उस जो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। और वही अगर पश्चिमी बात करें, यानी कि जो भारत के पश्चिमी जो क्या बोले राज्य हैं, उनमें जैसे खड़ी बोली बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, वहाँ पर बांगरू बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं, कन्नौजी बोलते हैं। और वही अगर बात करें बिहारी की प्रमुख बोलियाँ, वहीं पर मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी की बात करें तो उसमें मेवाड़ी जो कि उदयपुर, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में ये मेवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, इस क्षेत्र में। वही अगर बात करें मेवाती जो कि अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र में। हाड़ौती की बात करें तो झालावाड़, कोटा, बारा, इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वो इसके उदाहरण हैं। और कुछ विद्वान मानते हैं कि जो मालवी है, जो ढूंढाड़ी है, जो मांगड़ी है, ये भी राजस्थानी की को अलग बोलियां मानी जा सकती है। कई सारे विद्वानों का मत है कि भाई मालवी को, ढूंढाड़ी को और भांगड़ी को भी राजस्थानी की बोलियों के रूप में माना जा सकता है। तो इस प्रकार से ये है। और फिर देखते हैं पांचवी जो पहाड़ी है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसमें भी हिंदी बोली जाती है। तो वहाँ पर देखो गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ हैं। तो हमने बात की इन 5 जो क्षेत्र वाइज बांटी गई जो बोलियाँ हैं उनके बारे में। और अब हम बात कर रहे हैं जो भारत की राजभाषा, ये हमारा पॉइंट है, भारत की राजभाषा। इससे भी कई सारे सवाल बनते हैं। और इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को, ये जो बोलियां हैं इसमें हमने कई सारे बात की। और संविधान सभा ने 14 सितंबर और 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि हिंदी को है वह राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। और 14 सितंबर को आपको पता है कि हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और वही विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। यानी कि हिंदी है जो आपको राजस्थान में अलग मिलेगी, वहीं बिहार में अलग मिलेगी, वहीं अगर बात करें हरियाणा में तो भी अलग मिलेगी। यानी कि इसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र वाइज इसमें भिन्नता आती है। यानी कि जो बोली में है थोड़ा फर्क आता है, लेकिन इसको समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसलिए इसको ये बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन ये हिंदी का ही रूप है, इसलिए इसको भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया। और अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम हिंदी भाषा और व्याकरण, कि भाई हिंदी भाषा क्या है और इसका जो व्याकरण है वो क्या है। जैसे हिंदी यानी कि भाषा के बारे में बात की कि भाई भाषा किसको कहेंगे, कि भाई भाषा हम उसको कहेंगे जैसे ए व्यक्ति, एक बी व्यक्ति है, यानी कि मनुष्य, यानी कि व्यक्ति अपने भावों, विचारों और सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति को साझा करता है। और दूसरा व्यक्ति जब ए व्यक्ति उस व्यक्ति को, यानी कि आपस में आदान प्रदान करता है सूचनाओं, भावों और विचारों का, तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण।
तो देखते हैं कि हिंदी व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, भाई व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या काम है, व्याकरण क्यों है, इसका भी कोई पर्पज होना चाहिए। तो शुद्ध रूप से लिखने के लिए ये पॉइंट नोट आउट कीजिए, ये पॉइंट कीवर्ड है, यानी कि इसको आप याद कीजिए। तो बोलने संबंधी नियमों की जानकारी, कि भाई हम कोई भाषा पढ़ रहे हैं तो उसका शुद्ध रूप तो होना चाहिए ना, किसी को पता होना चाहिए कि भाई ये इसका शुद्ध रूप है। तो वो डिसाइड कौन करता है, उस भाषा का व्याकरण। जैसे हिंदी का व्याकरण तो शुद्ध रूप से लिखने के लिए और उसको बोलने के लिए, यानी कि उसके उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए क्या है, उसके संबंधित जो नियम है उनकी जानकारी देने वाला एक शास्त्र है। क्या है, जो शुद्ध बोलने शुद्ध लिखने के नियमों के बारे में जो जानकारी देता है वो एक शास्त्र है जिसे हम व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। यानी कि अब जिस भाषा को आप सीखना चाहते हो तो पहले उसका जो व्याकरण है उसको देखना पड़ेगा, उसके जो नियम हैं, उसके बोलने के लिखने के जो नियम हैं उसको आपको समझना होगा। और जैसे हिंदी विभिन्न, इसमें देखो ध्वनियाँ होती है, यानी कि जो उच्चारण करते हैं ध्वनियों के रूप में करते हैं हम। वर्ण यानी कि जो हम लिखते हैं। पद यानी कि जो एक शब्द होता है, ठीक है, या फिर उसका तो पद्यांश, एक पद यानी कि जो एक लाइन होती है, पद्यांश होता है, ठीक है, इसमें शब्द होते हैं। शब्दांश, ये पद जो कई शब्दों से बन के मिला हो, और वही शब्द और शब्दांश, यानी कि जो शब्द है, यानी कि एक ये, जैसे जानने ये शब्द है, इसके शब्द का अंश कौन सा होगा, जैसे जाने ने। तो इसमें इस प्रकार से जो ध्वनियाँ है उनको, और वाक्य वाक्यांश, ठीक है, तो इस आदि को विवेचना, इसी प्रकार जैसे ध्वनियाँ किस प्रकार से होगी, वर्णों की व्यवस्था कैसे होगी, पद कैसे होंगे, पद्यांश कैसे होंगे, शब्द और शब्दांश कैसे होंगे, वाक्य वाक्यांश, इनका कैसे इसको लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, और इस प्रकार के जो नियम है वो व्याकरण में होते हैं। और उसके विभिन्न जो घटकों प्रकारों का वर्णन भी इसमें हिंदी में, यानी कि इसके जो सारे पहलू है उसका जो वर्णन है वो ही हिंदी में किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं हम हिंदी व्याकरण के मोटे तौर पर क्या होता है। वर्ण विचार, यानी कि जो वर्ण है जैसे स्वर और व्यंजनों की जानकारी, ठीक है, और शब्द विचार यानी कि जो शब्द के प्रकार, उसमें शब्द में कई सारे प्रकार आते हैं। और वाक्य विचार यानी कि जो वाक्य है उसको कैसे लिखा जाए, ठीक है, और आदि। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जब हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को और आगे, तो इन सारी जो चीज़ों को हम है ना समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे इनको। और अब बात कर लेते हैं नागरी लिपि का परिचय और वर्तनी। वर्तनी जो हम लिखते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि का जो परिचय है वो किस प्रकार से, ये देवनागरी लिपि क्या है और उसके जो लिखने का तरीका है वो क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि नागरी लिपि का परिचय और वर्तनी। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, यानी कि जो भाषा होती है उसकी जो ध्वनि होती है, जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ उसको लिखने के लिए कोई चिन्ह होता है, जैसे का, तो इसको का लिखने के लिए कोई चिन्ह होना चाहिए ना, तभी तो हम लिख पाएंगे। तो में लिखा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या कहते हैं, वो जो ध्वनि हम बोलते हैं उसको लिखने का जो तरीका होता है, लिखना जो चिन्ह होते हैं उसके, उसको हम लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भाषा को मौखिक ध्वनि यानी जो मुख से बोलते हैं उसको लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लिपि कहेंगे। आपको लिपि की जानकारी होनी चाहिए कि भाई लिपि किसे कहते हैं, उसका लिपि की जो परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, वह नेपाली की लिपि है देवनागरी। याद रखिए ये इतनी भाषाओं की लिपि है जो देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है, वही पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी है, वही उर्दू की फारसी है। तो भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मतलब भारत सरकार ने ये डिसाइड किया, उसका जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने डिसाइड किया कि अनेक भाषाविदों, यानी कि जो भाषा के विद्वान थे, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं जो हिंदी के लिए काम करते हैं उन संस्थाओं ने और विभिन्न मंत्रालयों ने
प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की जो वर्तनी है देवनागरी में एक मानक रूप तैयार किया है। यानी कि इन सारों ने जो भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के द्वारा जो देवनागरी लिपि है उसके जो मानक रूप है, यानी कि जो ऑथेंटिक रूप है उसका, कि भाई ये होना चाहिए, इसके जो वर्तनी है उसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, वो सारा डिसाइड किया। और जिस प्रकार से हम देखेंगे इसके सारे जो देवनागरी लिपि की निर्धारण के मानक रूप, यानी कि जो देवनागरी लिपि है उसमें ये सारे जो मानक वर्ण, ये जो स्वर है यानी कि वर्णों के हैं, जैसे ए आ ई ऊ री और ए ओ औ, जैसे ये क्या ध्वनियाँ है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, स्वर। तो एक की कोई मात्रा नहीं होती है और बाकी सारों की ये मात्रा आपको दिखाई देती है, और इनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। कई सारे वर्ड मिलकर, कई सारी मात्राओं से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है। और भाई अनुस्वार, ये अनुस्वार जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, अंश और अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु, हंसना, धुआं, चांद, अविसर्ग, ये हो, और ये अंधपन, दुख, मनोस्थिति, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इन्हीं चिन्हों से बनते हैं, जो इसका मानक रूप है हिंदी का। और अगर बात कर रहे हैं हम देवनागरी के जो व्यंजनों की, ये तो वो हमने स्वर पढ़े, ये व्यंजन है जो कि क से लेकर ह तक इस प्रकार से है। जो संयुक्त व्यंजन है उसको अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये सारे है। जो हल चिन्ह है यानी कि जो इसके द्वारा जो कहते हैं ना आधा कहते हैं, जैसे के है इसमें, इसका अगर बात करें तो क प्लस ये इसमें सम्मिलित होता है। लेकिन अगर हम इसको हल चिन्ह करें तो इसमें कोई स्वर इसमें सम्मिलित नहीं है, ये केवल क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर है, स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है कि इन जैसे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। जैसे मान लो क है, क, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अगर क लिखे क, इसमें के प्लस ए आता है तो क्या क बनता है, यानी इसमें क की ध्वनि आती है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे रूप में नहीं लिख सकते, इसके लिए इसका हल लगाया जाता है, आधा का। जैसे यहाँ लिखा डॉक्टर, इसमें क आधा है लेकिन इसमें ए नहीं है, इसलिए ये आधा है, कहते हैं आधा। ठीक, कई सारे जो फारसी से गराइत ध्वनियाँ, जैसे गरीब, गज़ल, फन, कौम, खत, ये सारे हैं जिसमें नुक्ता चिन्ह लगा हुआ। देखो ये सारे, इनके बारे में जो जानकारी है वो जो देवनागरी की जो देवनागरी लिपि की जो निर्धारित मानक रूप है उसमें हमें दिखाई देता है। ये जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें थी, और इसके बारे में एक सारा इस जो अध्याय है हमारा, वो अध्याय पूरा होने जा रहा है। और अब हम देख लेते हैं लास्ट में जो पॉइंट है हमारे, कि हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और भाषा के जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? बोली और उपभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी बोलियां आगे जाकर जो समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है और फिर वो भाषा बनने लगती है। जैसे हिंदी की 18 से 22 बोलियां हैं और वही 5 उपभाषाओं और विभागों में भी इसको विभाजित किया गया है। जैसे हमने पढ़ा था कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी इत्यादि जो हमने बोलियों का जो ग्रुप है उसके बारे में पढ़ा। ये 5 उपभाषाओं का जो ग्रुप है उसके बाद में इसको कई सारी जो बोलियां उसमें विभक्त किया गया। और भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जो जानकारी देने वाला शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो
लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो हम अब बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। अपना टॉपिक रहेगा हमने भाषा। भाषा किसे कहते हैं वो पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो भाषा के प्रकार प्रकार फिर हमने पढ़ा व्याकरण। फिर हमने पढ़ा व्याकरण के अंदर लिपि। हमने पढ़ा भाषा के प्रकार में, इसमें बोलियां भी पढ़ा हमने। और हमने पढ़ा कि भाई स्वर और व्यंजन जो लिपि का मानक रूप होता है वो किस प्रकार से होता है, अब वो हमने पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आपका इसमें कोई भी डाउट हो तो कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम इसमें टेलीग्राम के लिंक भी दे देंगे ताकि आप हमसे जुड़ सको और हो सके तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। और यह आपको हिंदी को समझने के लिए एक बेहतरीन एक ओपिनियन देगा जिससे आप हिंदी को अच्छे से समझ पाओगे। और जो हिंदी से संबंधित, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी एक एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। और वही हम बात करते हैं कि कि ये टॉपिक हमने इतने अच्छे से पढ़ा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं। और जिस प्रकार से हमने हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पूर्ण किया है और इसमें हम चाहेंगे कि भाई हम इसको डीपली पढ़ें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसमें हम स्वरों, व्यंजनों और वर्णों के बारे में जानकारी आगे लेंगे। लेकिन हमने अभी भाषा और भाषा के प्रकार, व्याकरण और जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपि है, उनका जो अलग अलग जो डिवाइडेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा। और तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।